जो मेरी बिग बॉस की अर्निंग थी हम लोगों ने उसको भी, अभी वो आई नहीं है बट फिलहाल जब वो आएगी तो वी विल बी डोनेटिंग इट। फिक्स्ड विनर तो हमें डेफिनेटली वो बिग बॉस, आपका ओपिनियन मेरा मैटर ही नहीं करता बिकॉज ये रियलिटी शो नहीं रहा है, इट्स ऑलरेडी अ फिक्स शो। मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कुछ काम नहीं करा था। वो 3 महीनों में मैंने रोटी भी बनाना सीखा है, खुद के कपड़ों का ध्यान रखना सीखा है, सब कुछ खुद करा है। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम बिग बॉस मुझे लगता है कि हम लाइक काइंड ऑफ मोर मैच्योर टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टुवर्ड्स एवरीवन, रिश्तों की वैल्यू समझ में आ गई। 1 साल में आपने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे। जब आपने ब्लॉग बनाने शुरू किए, डालने शुरू किए, उसमें अपलोडिंग की, तो व्यूज़ कैसे आते थे? क्योंकि कई बार हो सकता है कम व्यूज़ आ रहे हों, तो कैसे मतलब ये लगा कि नहीं ये चल जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ? धूम मूवी में जितनी भी आपने बाइक्स देखी हैं वो सारी बाइक्स आज घर पे खड़ी हैं। ऐसा नहीं है, इंसान नहीं कि आपने रास्ते से पकड़ के उठा करके डाल दिया। बहुत सारे लोग, सब लोग मेहनत करके आए थे। बट अगर आप एक रेस में भाग रहे हो और आपने केवल 2 बंदों को बोल दिया कि भाई आप हेड स्टार्ट लेकर के चले जाओ, तो वो इक्वालिटी नहीं समझ में आ रही थी। बायसनेस समझ में आती है बट अनफेयर नहीं होना चाहिए था वो शो। तो आई रिमेंबर मेरे जब 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, मैं छत पे जा करके नाच रहा था लिटरली। मैं कहा ब्रो 500, मैं कहा ये कमा लिया है ज़िंदगी में। एंड वो खुशी मुझे शायद 1 मिलियन पे भी नहीं हुई। जब वो 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, मैं मम्मी पापा चिल्ला रहे, खुश कर रहे, पापा आपका लड़का फेमस हो चुका है, 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। नंबर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे बट आप अगर एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना लोगे तो यू विल बी पेड अपॉन द बेसिस ऑफ योर ब्रांड वैल्यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। यूट्यूब का रेवेन्यू आप कितना कमा लोगे महीने का? मुश्किल से मुश्किल 25-30 लाख रुपए। और मैं एडसेंस की बात कर रहा हूँ, जो आप एक एवरेज बेसिस पे कमा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़। बट इससे लाइक अ लॉट ऑफ मोर टाइम्स आप ब्रांड वैल्यू से कमा सकते हो। मेरी जो पहली कमाई थी ज़िंदगी की, वो मेरी 300 रुपये थी। मैं एक महीने की 4 वीडियोज़ अपलोड करता था क्योंकि संडे का ही टाइम पीरियड मिलता था, बाकी सारे दिन मैं ऑक्यूपाइड रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पहाड़ की गौरव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज पहाड़ की गौरव के इस एपिसोड में हमारे साथ जो यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने डिजिटल में कंटेंट क्रिएट करके ब्लॉग बना के इतनी अच्छी खासी कमाई कर ली है कि 10-10 सुपर बाइक्स उन्होंने ले ली हैं, साथ ही साथ लैम्बोर्गिनी उन्होंने ले ली है। और कह सकते हैं सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उस सालाना अपनी यूट्यूब की कमाई से 40 से 50 लाख रुपए सोशल सर्विस में यानी कि गरीबों को दान कर देते हैं, जरूरतमंदों को दे देते हैं, जो उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बाबू भैया यानी कि अनुराग डोभाल की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, रियली ऑब्लाइज्ड टू बी इन द शो। उत्तराखंड तक के दर्शकों को सबसे पहले मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ग्रीट कर दें क्योंकि उस समय बेसिक मेरे को ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे नाम में ही मेरे स्टेट का नाम आता है UK07। सो मेरे गाने की लाइन है कि नाम और शहर दोनों UK साथ। उत्तराखंड से शुरू किया था, नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब इस प्लेटफॉर्म तक इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाऊंगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ जब आप जब शुरू करते हो ना, जब आप अपनी जगह से और जब आपको अपनी स्टेट का सपोर्ट मिलता है इनिशियली, तो जितने भी पहाड़ के लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, कुमाऊनी लोग हैं, जौनसारी लोग हैं, कांट टेल यू, स्टार्टिंग में यही सारे लोग थे जिन्होंने एक नॉर्मल पहाड़ के लड़के को सपोर्ट करा था। बहुत लंबी जर्नी थी बट उत्तराखंड एक ऐसा प्लेस था मेरे लिए जहाँ से मेरे को वो कोर सपोर्ट था। अभी बिग बॉस के अंदर भी था, मैं हर जगह देख रहा था, सब लोगों ने होर्डिंग्स लगा रखे थे, उत्तराखंड की शान, उत्तराखंड का बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये चीज़ें देखते हो लोगों की तरफ से। एंड पहाड़ एक ऐसा रीजन है नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है हमारा स्टेट। बहुत अलग फीलिंग है आज की डेट पे लोगों का प्यार देख करके, स्पेशली अपने स्टेट का। मैं अभी बिग बॉस के बाद आई गेस 1 दिन ही घर जा पाया हूँ, उसके बाद मैं बाहर था फुल टाइम। बाहर थे अनुराग, बहुत सारी बातें देखिए इनसे करनी है आपसे, मुझे बहुत बातें करनी है जिसमें आपकी सिर्फ ये बिग बॉस नहीं, क्योंकि आप उत्तराखंड से कनेक्ट हैं, उत्तराखंड के लोगों का प्यार आपको हमेशा से मिला है, तो और साथ ही साथ आप वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सबसे अच्छी बात आपके अंदर, तो ये सब भी हम जानेंगे और साथ ही आपकी यूट्यूब की जो जर्नी ब्लॉगिंग की रही है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे 100 सब्सक्राइबर से आज हम मिलियंस में यहाँ पर देख रहे हैं। अनुराग, आप उत्तराखंड से आते हैं और जब उत्तराखंड के एक युवा को, एक यूथ को एक ऐसा मतलब कह सकते मैसेज आता है या कॉल आता है कि आपको बिग बॉस में जाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कैसा लगता है कि अरे मतलब बिग बॉस से ऑफर आया है, तो क्या सोचते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके क्या थॉट थे? ये बिग बॉस का पहला ऑफर नहीं था, इसके लिए इससे पहले मेरे को OTT के लिए भी ऑफर आया था
बट उस टाइम मैं थोड़ा ब्रांड से ऑक्यूपाइड था तो हम लोग वो डेट्स नहीं दे पाए. बट जो मेन वाला बिग बॉस था वो ऑब्वियस सी बात है टीवी पे आना था, तो मम्मा का बहुत बड़ा सपना था कि टीवी करना है. सो आई सेड येस फॉर इट एंड घर वाले भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लाइक खुश थे. एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम पहाड़ी लोग ना बहुत दिल के बहुत साफ़ होते हैं. जैसा जिसके साथ हमें ना वो चालाकी नहीं होती, जैसे हम लोग अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैमरे के सामने आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो उन लोगों को वो चीज़ें चाहिए मसाला के लिए. एंड मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, राइट? क्योंकि अब तक हम लोगों ने 16 सीज़न देखे हैं, उन 16 सीज़न में लोगों ने वो रियलिटी देखी है, लोगों के रिश्ते ऑर्गेनिकली बिल्डअप होते हुए देखे, लड़ाइयाँ ऑर्गेनिकली देखी. इस टाइम बिग बॉस बायस थे, वी न्यू, बट अनफेयर एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो अनफेयरिटी हुई है. बिकॉज लोगों की मोहब्बत इतनी थी कि वोट्स के बेसिस पे वो शायद कभी बाहर नहीं निकाल पाते. बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वैसा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी. मतलब कि जैसा आपने कहा कि आप जो है नेचुरल हैं, आपसे वो बनावटीपन नहीं होता है, मतलब कि आप मसाला नहीं दे पाए. तो कैसे वहाँ पे आप लोगों को देखते थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आजकल तो बिग बॉस कम वो कपल शो हो गया है, तो मसाले के लिए ये सब चल रहा है, मैं नोटिस कर रही हूँ जितना. तो आपको क्या लगता है बिग बॉस आजकल क्या कपल शो बन गया है? ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट हफ्ते में रेज कर दिया था. मैंने कहा बिग बॉस से कोई स्प्लिट्स विला नहीं चल रहा है, कोई कपल शो नहीं चल रहा है. एंड हाँ, डेफिनेटली मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि कहीं ना कहीं वही एक लव एंगल डालने की कोशिश करी गई थी, बट आई कुडंट डू इट. बट ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ इट. जो मैं जैसा था शो के अंदर, लोग तब भी प्यार करते थे, और आज बाहर आने के बाद तो उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं. क्या मतलब कुछ ऐसा भी हुआ शुरुआत में कि आपके साथ भी, मतलब किसी के साथ आपका भी कोई लव एंगल बनाने की कोशिश की गई? नहीं, मैं फर्स्ट दिन से ही क्लियर था कि आई हैव समवन आउटसाइड. सो मेरे को डे 1 से मैंने चीज़ें क्लियर रखी थी सबके सामने कि भाई हमसे ना हो पाएगा ये सारी चीज़ें. एटलीस्ट नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि और भी कपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं बाहर आनी चाहिए, क्योंकि खुद की भी एक प्राइवेट लाइफ है, राइट? सो वही थॉट था दिमाग में, दैट इज़ व्हाट आई मेड आउट. वहाँ पर उस बिग बॉस के हाउस में क्या आपको इस तरह से फील हुआ कि ये मैं इस शख्स को जो देख रहा हूँ, ये यहाँ पे कुछ है, अब यहाँ पे कुछ हो गया है, मतलब वो लग रहा है कि आपको कि वो एक्टिंग चल रही है, ऐसा किसी को लेकर आपने नोटिस किया? बहुत सारे क्या, सभी लोग ऐसे थे जिनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था. सलमान सर जो वीक में आकर के फीडबैक देते थे, लोग उसी की वो भेड़ चाल करने लग जाते थे. तो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. अब मेरे साथ बिग बॉस वर्सेस मी हुआ था ये पॉइंट को लेकर के कि बिग बॉस एक कपल शो है, बायस शो है. आज सब लोग ये मीडिया फर्टर्निटी में लोग ये चीज़ कह रहे हैं, बट आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम दैट पॉइंट इनसाइड द शो जिन्होंने चीज़ें बोली थी. सो बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल प्राउड करूंगी आप पे कि आपने ये चीज़ों को बोला है. बिल्कुल मतलब कोई हिम्मत नहीं करता है ये बोलने के लिए, और कहीं ना कहीं एक पूरी फैमिली बैठ के भी कई बार बिग बॉस का शो देख रही है. तो मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी भारती जी के साथ ही, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत मानते हैं कि भैया जो आपकी फैमिली भी बाहर आपको कहीं ना कहीं देख रही है, तो आपको उस तरह से एग्जैक्टली वो फैमिली शो है, राइट? आप बच्चे देख रहे हैं, मॉम डैड देख रहे हैं. अब हम ठीक है, हम भले एक न्यू जनरेशन की लाइक न्यू जनरेशन है, बट स्टिल वो दायरा, वो औहदा, वो रिस्पेक्ट घर वालों के साथ मेंटेन करके चलनी पड़ती है. और कैसा वहाँ पे आपको लगा, मतलब क्योंकि आपको वहाँ पे खुद ही कुक करना होता है और खुद ही सब चीज़ें करनी होती हैं. घर में आप कैसे रहते हैं? घर में तो मम्मी होती हैं, थोड़ा सा केयर करती है ना, थोड़ा पैम्पर. तो वहाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कुछ काम नहीं करा था. वो 3 महीनों में मैंने रोटी भी बनाना सीखा है, खुद के कपड़ों का ध्यान रखना सीखा है, सब कुछ खुद करा है. सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम बिग बॉस मुझे लगता है कि हम लाइक काइंड ऑफ मोर मैच्योर टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टुवर्ड्स एवरीवन. रिश्तों की वैल्यू समझ में आ गई. बिग बॉस में पता लगा जब आप अकेले रह करके लड़ रहे होते उस घर में, बाहर आकर के आई बीन मोर मैच्योर एंड हम्बल टुवर्ड्स एवरीवन. अभी घर जाएंगे तो अभी अपने कपड़े खुद धो रहे होंगे, मम्मी की हेल्प भी कर रहे होंगे रोटी बनाने में, तो मम्मी कहेंगी यार ये लड़का मैंने क्या भेजा था, क्या निकल के आया. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अब काम मम्मी की हेल्प आउट तो डेफिनेटली करा दूंगा मैं, क्योंकि बहुत करती है यार मम्मी. पता लगा घर के अंदर कि भाई मम्मा कितना कुछ करती है, वहाँ अकेले से कुछ नहीं संभल रहा है. एंड मम्मा पूरे परिवार को संभाल करके चलती है, फिर खुद को भी संभालती है. तो एक माँ जितनी रिस्पॉन्सिबल हुआ. हाँ बिल्कुल फील हुआ. बहुत मुश्किल है ब्रो ये सब कुछ करना, बट हाँ ठीक है, अभी इतना नहीं मैं बोला आपको मैं पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, बट हाँ उतना काम नहीं करना पड़ेगा. बट एटलीस्ट क्या कुछ काम बोला जाएगा तो मैं कर लूँगा. ये जैसे कि कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ रही थी, इसमें यही मैं देख रही हूँ बार बार कि क्योंकि मैं बिग बॉस उतना नहीं देखती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई आपको टारगेट किया गया. तो जानना चाहूँगी मतलब कि किस तरह से टारगेट किया गया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें अचानक से हुई? मतलब
मैं आपको वही चीज़ बता रहा था उस टाइम। इतने अच्छे बच्चे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अच्छा बच्चा तो नहीं, बुराइयां तो मेरे में भी हज़ार होंगी, ऐसे कोई वो नहीं है, बट द पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि जो चीज़ें चल रही थी मैं उन पॉइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहा था सब लोगों के सामने। मैं फर्स्ट दिन से क्लियर था, मैंने कहा ये कपल शो नहीं है, बायस शो नहीं है, राइट। मैं वो ऐसा नहीं इंसान नहीं कि आपने रास्ते से पकड़ के उठा करके डाल दिया। बहुत सारे लोग, सब लोग मेहनत करके आए थे, बट अगर आप एक रेस में भाग रहे हो और आपने केवल 2 बंदों को बोल दिया कि भाई आप हेड स्टार्ट लेकर के चले जाओ, तो वो इक्वालिटी नहीं समझ में आ रही थी। बायसनेस समझ में आती है, बट अनफेयर नहीं होना चाहिए था वो शो। एंड आई वाज, आप ये जो क्लियर बोल रहे थे, इससे बिग बॉस नाराज हो गए। हो सकता है हो गए बिग बॉस नाराज, बट ठीक है। मैं बिग बॉस से अनुराग डोभाल या बाबू भैया नहीं बना था। मेरे को मेरे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया था, एंड पहले भी मैं उनके दम पर यहाँ पहुँचा था और आज भी उनके दम पर हूँ। सो बिग बॉस मैटर नहीं करता। बिग बॉस में आप इतना टाइम रहे हैं, तो आप सबको आप काफ़ी क्लोज से अब जान गए होंगे, काफ़ी कुछ उनके बारे में भी। और कहीं ना कहीं अब फिनाले भी है, 27 को हमें रिकॉर्ड करें, 28 को फिनाले है। तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके हिसाब से ये जो 4 हैं, अरुण है, अंकिता हैं और मुनव्वर हैं और मनारा हैं, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है आपके हिसाब से? आप पर्सनल बताइएगा, मतलब बाकी सब छोड़ दीजिए। डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक। बाकी बाकी फिक्स्ड विनर तो हमें डेफिनेटली वो बिग बॉस, आपका ओपिनियन मेरा मैटर ही नहीं करता, बिकॉज ये रियलिटी शो नहीं रहा है, इट्स ऑलरेडी अ फिक्स शो। तो आप मतलब डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक, बाकी फिक्स्ड विनर डेफिनेटली हमें कल पता लग ही जाएगा। फिक्स्ड विनर और डिजर्विंग विनर, ये तो हाँ है, अंदर चीज़ें ऐसी ही है, बिल्कुल फिक्स्ड है। अंकिता लोखंडे को कहीं ना कहीं वो करेंगे। अगर अंकित और मुनावर में से कोई ना कोई फिक्स विनर होगा, बट जो डिजर्विंग विनर होना चाहिए वो इट शुड बी अभिषेक। क्यों? एटलीस्ट वो जैसा भी है वो अपफ्रंट है, राइट। एंड एंड ही इज नॉट वुमनाइजर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट आई बिलीव इन कि ही इज़ अ रियल पर्सन। एंड एटलीस्ट ठीक है, लड़ाइयाँ गुस्से सब करते हैं, बट एटलीस्ट वो रियल। एंड द मेन थिंग एज आई सेड कि ही इज नॉट अ वुमनाइजर, तो ही शुड डेफिनेटली विन। आप हाल ही में अयोध्या भी होकर आए हैं, तो आपको वीआईपी इनविटेशन इनको मिला, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और वो भी लैम्बोर्गिनी से आप गए थे। हाँ, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं जैसे ही बिग बॉस से बाहर आया तो मेरे को मेरी टीम जो मैनेज करी थी उन्होंने कहा तेरे लिए ना बहुत 2-3 बड़े सरप्राइजेज हैं। तो मैंने पूछा कि क्या है, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ें थी एक्चुअली लाइफ में। तो उन्होंने कहा, मेरे को कहा कि आपको अयोध्या से इन्वाइट है एंड आप कॉर्डियली इन्वाइटेड हो वहाँ पर। तो मेरे को बहुत अनबिलीवेबल लगा करके कि बिकॉज मैं हमेशा मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, भगवान पे मेरे को बहुत विश्वास है, स्पेशली महादेव जी पे, राम भगवान जी पे, ये सब लोग, हनुमान जी पे, ये सब लोग मेरे मतलब इन कोर विश्वास है मेरा इन सब चीज़ों में। जब आपको मंदिर से इनवाइट आता है और वो भी अयोध्या जी राम मंदिर से जब इनवाइट आता है ना, तो मेरे को बहुत ऐसा फील होता है, मैं ब्रो ये क्या हो गया है ज़िंदगी में। हम लोग गए वहाँ पर, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और हमारी जो लैम्बोर्गिनी थी वो फर्स्ट लैम्बोर्गिनी बनी है पूरी हिस्ट्री में टू एंटर इन अयोध्या एरिया। एंड वहाँ पर जब उसका पूजन हुआ, हनुमानगढ़ी जी में हमारे लैम्बोर्गिनी की पूजा भी, जो खुद महाराज जी उन्होंने पूजा करी। बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि महाराज जी बहुत बड़ी हस्ती है एंड हनुमानगढ़ी जो हनुमानगढ़ी जी का जो टेम्पल है, वहाँ के जब महाराज जी आपकी लैम्बोर्गिनी की पूजा कर रहे हो, वो मोमेंट गूज़बम्प आ रहे थे उस टाइम जब वो सारी चीज़ें हो रही थी। ऐसा लगता है अनुराग, जब आप अपनी कमाई से लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं, आपकी ड्रीम सुपर कार है ये, क्योंकि एक क्या होता है ना, कोई लिखता है ये डैड का गिफ्ट है, मदर गिफ्ट है गाड़ियों के पीछे, लेकिन ये आपकी खुद की कमाई का है। तो ये किस तरह की फीलिंग होती है? बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। देखो ऐसा होता है, एक कहावत है कि बाप के पैसे पे अय्याशी हो सकती है, बट अपने पैसे से ना आप अपने घर वालों को वो प्राउड फीलिंग देख सकते हो। पापा हमारे हर एक सपने पूरे कर देते हैं। एंड मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपके पिताजी आपकी हर एक डिमांड को पूरे करने की कोशिश करते हैं। बट टॉकिंग अबाउट सुपर कार, सुपर बाइक्स, ये वो ऐसी चीज़ें जो शायद एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये हमारी चादर से बहुत बड़े कारपेट वाली चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैंने खुद से कमा करके दिया, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरे मॉम डैड और मेरी जो कम्युनिटी है ब्रोस है ना, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है। मैं अपने आप को एक मानता हूँ कि मैंने वो मेहनत कंसिस्टेंट रखी। मैंने लाइफ हमेशा ऐसे ऊपर नीचे चलती है।
सो क्या रहता है, जब लाइफ का अप आ रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि वी शुड वर्क ऑन, हमें और मेहनत करनी चाहिए। बट जब वो लाइफ का ग्राफ हल्का सा नीचे आता है ना, वो पॉइंट होता है ज़िंदगी में जहाँ पर आपको जो आप मेहनत पहले कर रहे थे ना, उससे डबल मेहनत करनी होती है, क्योंकि वही आपको रिपे करती है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब एक थोड़ा सा ब्रेक आता है ना ज़िंदगी में, उस टाइम पे सोचते हैं यार अभी चीज़ें ना अच्छी नहीं चल रही, तो यू शुड बैकफुट। बट मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी से, जब एक स्टेप बैक लो ना, तो हमेशा फॉल फॉरवर्ड करो, एंड देन जो आपकी ग्रोथ, जो आपकी वॉट एवर अचीवमेंट्स यू विल हैव, दैट विल बी इन पैरेलल। क्योंकि मैं आपका YouTube देख रही थी, इनके जो है 8 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और इतने ही इनके Instagram पे भी हैं। तो YouTube पर आपकी शुरुआत होगी, मतलब आपने 50-100 सब्सक्राइबर तब होंगे, और उसके बाद से यहाँ तक की जो जर्नी है, क्योंकि कई सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे। कई बार होता है, कई लोग ब्लॉग बनाते हैं YouTube में, अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है नहीं होगा इतना लंबा। लेकिन यहाँ तक की जो जर्नी है, तो मैं उस 0 सब्सक्राइबर मतलब वहाँ से जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आज यूट्यूबर हैं जो आपको देख रहे होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेट होंगे। मेरी जर्नी बहुत टफ रही है, व्हाट आई फील लाइक। एंड कोई भी एक लाइन है कि सक्सेस मिलेगी, बट उसका बहुत बड़ा प्राइस टैग होता है। सो सक्सेस ज़रूर मिलती है, बट उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा प्राइस टैग पे करना होता है। आई रिमेंबर मैंने देहरादून उत्तराखंड से शुरू करा था, एंड मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो ऋषिकेश का एक ट्रैवल मोनोलॉग था। मैंने वो बिल्डअप करा था। आज की डेट पे उस पर मिलियन व्यूज़ है। जब वो मैंने बट अपलोड करी थी, उस पर कुछ 200-300 व्यूज़ आए थे। पहले जब आप चैनल बनाते हो तो आपके आसपास के दोस्त ही आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो मैंने जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो कुछ 10-12 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट रात को है मेरे। एक मम्मी के सब्सक्राइबर होते हैं, एक पापा सब्सक्राइब करते हैं, एक बहन करती है। बिल्कुल वही, जब आप न्यू इनिशियल शुरू करते हो तो आप अपनी फैमिली से ही सब्सक्राइब करा रहे होते हो। बट द फर्स्ट थिंग वाज कि जब मैंने वो ट्रैवल मोनोलॉग इंटरनेट पे डाला, तो जो लोकल के लोग थे ना, बिकॉज मेरा हमेशा से विजन ये रहा है कि मेरे को ना उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करना था। मैं अपना नाम अनुराग रख सकता था, बाबू भैया रख सकता था स्टार्टिंग से ही, बट मुझे ये था कि मेरे को अपना नाम द UK07 राइडर इसलिए रखना है क्योंकि आई एम अ मोटर व्लॉगर बेसिकली। सो मोटर व्लॉगर का सबसे मेरा जो आई लिव इन देहरादून, तो मेरा देहरादून का जो व्हीकल कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड है, दैट इज़ UK07। 07 स्टैंड्स फॉर देहरादून। सो द बेस्ट थिंग बस, जब मैंने व्लॉग्स पुटअप करना शुरू करे, तो जो लोकल लोग थे ना, लोकलाइट्स थे, उनका ये था कि यार ये हमारे शहर का लड़का है जो कुछ ना कुछ हमारे शहर के लिए डाल रहा है। तो आई रिमेंबर मेरे जब 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, मैं छत पे जा कर के नाच रहा था लिटरली। मैं कहा ब्रो 500, मैं कहा ये कमा लिया है ज़िंदगी में। एंड वो खुशी मुझे शायद 1 मिलियन पे भी नहीं हुई। जब वो 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, मैं मम्मी पापा चिल्ला रहे, खुश कर रहे, पापा आपका लड़का फेमस हो चुका है, 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। धीरे धीरे करके इट वेंट थ्रू अ लॉन्ग जर्नी। एंड व्हाट आई फील लाइक कि नंबर्स ना गेम है, केवल नंबर्स, इट्स अ स्मॉल गेम, व्हाट आई बिलीव इन कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स काम कर रहे हैं मार्केट में, यू शुड वर्क अपॉन योर ब्रांड वैल्यू। नंबर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट आप अगर एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना लोगे तो यू विल बी पेड अपॉन द बेसिस ऑफ योर ब्रांड वैल्यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनलिमिटेड व्यूज़ आ रहे हैं मिलियंस में, बट ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके 1-2 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, वो उनके बराबर का पैसा चार्ज कर रहे हैं। सो लोगों के दिमाग में ये विजन बहुत गलत बैठ गया कि जितने ज़्यादा व्यूज़ उतनी ज़्यादा यू कैन अर्न। व्हाट आई बिलीव कि आपकी जब एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में सेट हो जाएगी ना, तो उस हिसाब से ब्रांड्स आपको उतना ही पे करेंगे रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द व्यूज़। आपने बिल्कुल, मतलब मेरे लिए तो नई बात है सुनने को। मतलब व्यूज़ से ज़रूर नहीं है कि आप उतना अर्न कर रहे हो। यूट्यूब का रेवेन्यू आप कितना कमा लोगे महीने का? मुश्किल से मुश्किल 25-30 लाख रुपए। और मैं एडसेंस की बात कर रहा हूँ, जो आप एक एवरेज बेसिस पे कमा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़। बट इससे लाइक अ लॉट ऑफ मोर टाइम्स आप ब्रांड वैल्यू से कमा सकते हो, वर्किंग विद IPL, वर्किंग विद मूवीज़, वर्किंग विद Amazon Prime। अभी रिसेंटली वी हैव साइंड अप फॉर द IPL, जो IPL का ऑफिशियल जो टूर्नामेंट होने वाला है, वी आर वर्किंग ऑन देम। तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू से आप उनके साथ कनेक्टेड हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द यूट्यूब और इंस्टाग्राम। सो तो वो वहाँ पहुँचते वापस 500 सब्सक्राइबर के बाद थोड़ा सा और बताइए कि कभी बीच में ऐसा आया कि नहीं अब नहीं हो रहा है, कुछ और करते हैं? हाँ, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी, मतलब ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि अब ना ये करते हैं? मतलब आप थोड़ा सा एजुकेशन बताइए, क्या आप कर रहे थे? कहीं ऐसा घर में कहते हैं कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई IAS बन जाओ, आपके साथ भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा सा। मेरे पापा बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं,
एंड मेरे को था जब आपके घर में आपके पापा टीचर रहते हैं ना, तो आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। मेरे 10th आई वॉज ऑन 95 परसेंटाइल। 12th में मैंने स्कूल टॉप करा था विद 98%। फिर आपका पापा जिस स्कूल में थे उसमें ही आप थे क्या या अलग? मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में थे और मैं प्राइवेट स्कूल में था, और पापा की ड्यूटी पहाड़ों में थी, तो हम लोग प्लेन्स में रहते थे देहरादून में, तो पापा पहाड़ में पढ़ाते थे और हम लोग देहरादून में पढ़ा करते थे। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा था कि पापा की तरह बनना है, बिकॉज एक लड़का अपने पापा से जितना इंस्पायर हो सकता है वो किसी से इंस्पायर नहीं हो सकता था। व्हेन आई फेल्ट लाइक कि पापा जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते थे, सो मेरे को उन्हें देखकर लगता था, मैंने कहा यार व्हाट अ मैन ही इज़, इतना इन्वेस्ट कर रहा है औरों के बच्चों में। तो जब आप अपने डैड को दूसरों के बच्चों में इतना इन्वेस्ट करते हुए देखते हो ना, तो आपको एक्सपेक्टेशन रहती है उनके हिसाब से कि वो अपने बेटे से कितना एक्सपेक्ट करते होंगे। तो मुझे था यार, मैंने कहा पापा की तरह एक टीचर बनना है। एंड जस्ट टू गिव अ शॉर्ट ब्रेक, मेरे पापा को ऑलरेडी 2 बारी नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है फॉर टीचिंग, वन इन 2010 एंड अदर वन इन 2012. So after completing my 12th, I've completed my graduation, post graduation, MCom, MA Economics, B.Ed भी complete करा है मैंने. I applied for CS Foundation, मेरा CS Foundation clear है. Executive के लिए मैं prepare कर रहा था, but इसी time period पे लॉकडाउन लग गया था. तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोला था पहले अपना. ये यूट्यूब बहुत चल रहा था उसके बैकग्राउंड में, बट मेरा एक इंस्टीट्यूट था. मैंने मेरी जो पहली कमाई थी ज़िंदगी की, वो मेरी 300 रुपये थी. मैंने एक होम ट्यूशन दिया था, तो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी, मैंने घर जा कर के एक फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा होगा उसे कुछ पढ़ाता था मैं, और मुझे 300 रुपये मिले थे अपनी फर्स्ट अर्निंग के बेसिस पे. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट अपना एक इंस्टीट्यूट सेटअप करा, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था उसी इंस्टीट्यूट के बच्चों ने स्कूल में रिकमेंड करा. स्कूल में रिकमेंडेशन से जॉब मिल गई. फिर कॉलेज में भी ग्राफ वगैरह के बच्चे पढ़ाए हैं, SRHU के बच्चे पढ़ाए हैं. लाइक आई टॉट इन कॉलेज टू फॉर अकाउंट्स एंड टीचिंग करी ली. जी, मैंने पढ़ाया है अकाउंट्स, टैक्स एंड कॉस्ट मैंने पढ़ाई है कॉलेज में. बट फिर देन वही है ना कि जब लाइफ का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो फिर एक पॉइंट आता है डिप का. तो लॉकडाउन वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पर मैंने आई लॉस्ट माय जॉब. मेरी जॉब चली गई थी लॉकडाउन के टाइम पर. इंस्टीट्यूट बंद हो गया क्योंकि घर वालों ने अपने बच्चे भेजने बंद कर दिया. तो वो जर्नी ऐसी थी कि मैं उस टाइम पे भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करा था. मैं एक महीने की 4 वीडियोस अपलोड करता था, क्योंकि संडे का ही टाइम पीरियड मिलता था, बाकी सारे दिन मैं ऑक्यूपाइड रहता था. बट जब लॉकडाउन लग गया तो मैं पापा को रैंडमली जाके पूछा, मैंने कहा पापा अब क्या करना है ज़िंदगी में. मैंने टीचिंग करके देख लिया, उस पर भी आई लॉस्ट द जॉब राइट. तो अकाउंट में, अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, उस टाइम मेरे पास लाइक 50-60 हज़ार रुपये रहे होंगे महीने के, जो पूरे अकाउंट में बचे हुए थे. एंड फर्स्ट लॉकडाउन 3 महीने के लिए लगा था, हम सब लोगों को याद है. उन 3 महीनों में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. सो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा मुझे प्लीज़ 1 साल दे दीजिए आप, एंड मैं इस 1 साल में अगर यूट्यूब में कुछ कर पाया तो देखते हैं कहाँ जर्नी लेकर के जाती है. आप मानोगे नहीं, मैंने जहाँ मैं महीने की 4 वीडियोस अपलोड कर रहा था, एंड ग्रोथ वाज ओके, मतलब इतना ज़्यादा बूम नहीं था, क्योंकि ऑडियंस को कंटेंट दे ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं था. बट उस 1 साल में मैंने 1,53,000 सब्सक्राइबर्स से शुरू करा था वो व्लॉग्स पोस्ट करना. एंड उस 1 साल की ग्रोथ में हम लोगों ने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करे. फर्स्ट 2020 की बात कर रहा हूँ मैं. 1 साल में आपने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे. फर्स्ट जब हम लोग कंसिस्टेंट होने लगे यूट्यूब पे, मैंने वही चीज़ कहा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की राइट. पहले मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब के लिए, बट जब मैं कंसिस्टेंट हो गया तो पहले साल की ग्रोथ वाज सब्सटैंशियल. सेकेंड ईयर में वी मेड इट टू आई गेस 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स. 2022 की बात कर रहा हूँ, आई गेस वी वेंट टू 5, एंड अभी 23 में 7.5. तो यहाँ पर ये आपने कहा टीचिंग से फिर आप ब्लॉगिंग में आ गए और फाइनली सक्सेसफुल हो गए. लेकिन यहाँ पर जब आपने ब्लॉग बनाने शुरू किए, डालने शुरू किए, उसमें अपलोडिंग की, तो व्यूज़ कैसे आते थे? क्योंकि कई बार हो सकता है कम व्यूज़ आ रहे हों, तो कैसे मतलब ये लगा कि नहीं ये चल जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ? मैं आपको बताया ना कि मैंने इस इंटरव्यू में ऑलरेडी स्टार्ट करते हुए बोला था कि मेरा विजन ऑडियंस पे, ना कि ऑन व्यूज़ राइट. मैं अगर अभी बाहर निकल जाऊँ तो 100 में से 80 जन बाबू भाई के नाम से जानते ही जानते होंगे. वो ज़रूरी नहीं है कि वो व्लॉग्स के व्यूज़ में फोकस कर रहे हो ना हो, बट आपको एक चीज़ होती है, रिकॉग्निशन इज़ बेटर देन फेम. आपको लोग पहचानना, आप फेमस हो जाओगे बट लोग अगर आपको रिकॉग्नाइज ना करें ना तो उसको कोई मतलब नहीं है. सो मेरा स्टार्टिंग से विजन ये था कि मुझे एक ऐसी ऑडियंस पे फोकस करना है जो मेरे कंटेंट से कनेक्टेड हो. इस इंटरव्यू के शुरू से पहले आपको भी पता था कि मेरी लैम्बोर्गिनी का हल्का सा क्रैश हुआ, फिर मेरे को शादी में जाना है. वो इसलिए क्योंकि बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड द कंटेंट राइट. अब
करोड़ों वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड हो रही है, बट एज अ फ़ैन अगर मेरे आप किसी भी फ़ैन से पूछोगे ना तो उसको पता है मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सो मैं स्टार्टिंग से व्यूज़ पे फोकस ही नहीं था. मेरा विजन था कि अगर मेरे पास 1000 लोग भी मेरे को देखने आ रहे हैं ना, वो 1000 लोग बहुत कंसिस्टेंट और कट्टर होने चाहिए कि भाई जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने एक ऐसा फैंडम खड़ा कर दिया आज की डेट पे. सी मेरी एक फाउंडेशन है, UK07 फाउंडेशन से. आपने इंटरव्यू शुरू करा था कि आपने बताया था कि वी डोनेट. हम लोग डोनेट कहना शायद उसे गलत बोलेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये डोनेशन से क्या होता है, जब आप एक बार ही पैसा देते हो ना, वो एक बार ही में कंज्यूम होना शुरू हो जाता है. तो हम लोगों का ये था कि हम लोगों के एक ऐसे विजन के साथ लोगों को सेल्फ सब्सटैंशियल बनाने या सेल्फ सफिशिएंट बनाने, ताकि उन्हें रोज़गार खुद ही जनरेट कर पाएँ. तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने लोगों को फूड ट्रक्स बांटे हैं. किसी के जॉब के लिए कुछ हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा है. सेल्फ रिलायबेंट बनाया हम लोगों ने लोगों को. इवन जो मेरी बिग बॉस की अर्निंग थी हम लोगों ने उसको भी, अभी वो आई नहीं है बट फिलहाल जब वो आएगी तो वी विल बी डोनेटिंग इट. हर स्टेट में. इवन ये बात तो किसी को पता नहीं होगी, जब लॉकडाउन में पहाड़ के कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर वो हेल्प नहीं पहुँच पा रही थी. सो एक मेरी उस टाइम पे ये फाउंडेशन नहीं थी, बट एक तीसरी फाउंडेशन थी, नाम नहीं लूँगा उसका, बट हम लोगों ने उस फाउंडेशन के साथ मिलके वहाँ फूड ट्रक्स भिजवाए थे जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. बट वी नेवर शोड इन द इंटरनेट, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाता, राइट. मुझे बैक एंड पे पता है कि क्योंकि क्योंकि लोगों ने मुझे शायद इतना काबिल बनाया यहाँ पर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. तो आज मैं भी लोगों के लिए वो काम करता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लोगों ने मुझे शायद इतना काबिल बनाया कि मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ. सो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है ओवरऑल. बट ये था कि एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर एक क्रिएटर को लगता है यार व्यूज़ नहीं आ रहे तो अब मेरे को छोड़ देना चाहिए. तो उस पॉइंट पर मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको आपके कंटेंट पे भरोसा है ना, आप 100 वीडियोस अपलोड करोगे ना, उस 100 वीडियोस में से जब वो 101 वीडियो आपकी मिलियन में फटेगी ना, तो आपकी पीछे वाली 100 वीडियोस भी चलेंगी. सो आपको उन 100 वीडियो में से कोई एक वीडियो चाहिए जो आपको रिकॉग्नाइज करा सके, राइट. फॉर मी दैट वीडियो वाज, मैं अपने पापा के साथ लॉकडाउन की बात करूँ, एक ट्रैवल गया था. मेरी KTM वर्सेस मेरे डैड जब KTM चला रहे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी. हाँ, वो वीडियो मैं आपको बोला ना, मैं उससे पहले भी ऑलरेडी 150 वीडियोस अपलोड कर चुका था, बट वो जो एक सिंगल वीडियो फटा था उसके बाद लोगों को पता लगने, फेस वैल्यू समझ में कि ये अनुराग डोभाल है. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट. हाँ, यहाँ पे मैं मतलब यूथ को खासकर ये बिल्कुल भी मैसेज नहीं देना चाहूँगी कि आप राइड इतना स्पीड में करिए. ये थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि इस इंटरव्यू का पर्पस ये तो बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और व्हाट आई फील लाइक कि देखो, बीइंग अ यूथ, आप हेलमेट पहन करके, सेफ्टी गेयर्स पहन करके यू शुड राइड. एंड स्पीडिंग की बात है यार, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बीइंग अ यूथ आई शुड आस्क एवरीवन नॉट टू ओवर स्पीड. बट कहीं ना कहीं वो रेज रहता है. बट उस पॉइंट पर हमें समझ नहीं आता कि यार ये हमारे लिए हार्मफुल है, राइट. सो वी शुड नॉट ओवर स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जब भी आप राइड करो तो हेलमेट पहन करके ज़रूर निकलना घर से बाहर, चाहे आप 100 मीटर के लिए भी जा रहे हो. हमें लगता है कि यार हेलमेट पहन करके कुछ नहीं होगा, बट हेलमेट ही आपको बचा देना. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर एक हेलमेट ने ना 100, हमें लगता है हम दूध लेने जा रहे हैं, हम हेलमेट पहन करके नहीं निकलते, बट कुछ ना कुछ उस 100 मीटर में ऐसा कुछ हो जाता है जो बहुत हार्मफुल हो जाता है. तो ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड यू शुड राइड सेफ. आपको अभी एक अवार्ड भी मिला है, वो आई थिंक इन्फ्लुएंसर यूथ कुछ ऐसा है, वो थोड़ा सा यूथ ऑफ द ईयर. Amazing. It's all about inspiration and inspiring others, right? हम कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान को देख करके इंस्पायर हुए हैं. फॉर मी इंस्पिरेशन एक ऐसा शब्द है मेरे लिए जो मुझे दूसरे से ज़्यादा मेहनत करने के लिए काबिल बनाता है, राइट. आप ज़िंदगी में पैसा कमा लोगे, फेम कमा लोगे, बट मेरे लिए वो इंस्पिरेशन ये है कि अगर सामने वाला बंदा 12 घंटे मेहनत कर सकता है ना, तो मैं इससे 14 घंटा मेहनत करके दिखाऊंगा. दैट इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी. सो मैं बिग बॉस से आने के बाद पार्टीज़ कर सकता था, घूम सकता था, चिल कर सकता था ज़िंदगी में. मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है मैं आते हुए. मैं घर में केवल 1 दिन मिला अपने मॉम डैड से. देख रहे हो कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी. हाँ जी. तो हम लोगों ने फुल ऐसा था कि हम बाहर आ गए, अब इससे एक लेवल और सेट करना है काम के लिए. सो यू शुड बी रियली फोकस्ड ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द मार्केट. आपने अपनी मतलब अर्निंग से इस डिजिटल में कंटेंट क्रिएट करके आपने 10 बाइक ले ली हैं, तो मतलब कितना शौक है आपको बाइक का, एक दो से मन नहीं भरा? यार मैं बीइंग अ बाइकर, मेरे को हमेशा से ये था कि मैंने मूवी धूम में जो बाइक्स, आप धूम बाइक में जितनी भी आपने बाइक्स देखी हैं, धूम मूवी में जितनी भी आपने बाइक्स देखी हैं, वो सारी बाइक्स आज घर पे खड़ी हैं, सारी की सारी. घर पे मैंने सुना है एक और नया सदस्य आने वाला है.
अभी इस चीज़ की अनाउंसमेंट हम लोगों ने इंस्टाग्राम में करी है। एंड हाँ जी, मेरे ड्रीम्स थे कि मुझे खड़ा करना है अपने घर में। सो मैक्लेरन इज कमिंग सून। नहीं, मैं एक और सदस्य की बात ओके अभी डेफिनेटली इस साल प्लान अप है, मैं आपको इनवाइट पक्का करूँगा। हाँ, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, मैं जल्दी से आ जाऊँगी। मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है ना जब अपने स्टेट से कोई इंटरव्यू ले रहा होता है, एक बहुत वार्म फीलिंग होती है। सो रियली फेल्ट ऑब्लाइज्ड फॉर दिस इंटरव्यू। और जैसा अभी हम देखिए आपकी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं, बिल्कुल एक जैसा तो रहा नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा। तो अब वो एक कोई पॉइंट ऐसा आया कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब कैसे होगा, पापा को भी 1 साल का टाइम दिया हुआ है, अगर ये भी नहीं चला तो मैं क्या करूँगा? तो ऐसा भी कुछ सेकेंड ऑप्शन लेकर चल रहे थे, या कभी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होगा, तो कैसे खुद को आप बूस्टअप करते हैं? यार ऐसा पॉइंट आया है ज़िंदगी में, डेफिनेटली सबके पॉइंट में ज़िंदगी में आता है कि भाई ऐसा लगता है यार अब तो ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, अब क्या करना है इसके अलावा, अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी। ऐसा तो नहीं है कि अब ऑलरेडी इस फील्ड में इतना तो देख ही लिया था कि अब जॉब करने वाली स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि जब आपको लोगों को प्यार मिलता है तो आपको उस और प्यार की भूख होने लग जाती है, यार अब हम इन्हें और क्या दें और क्या दें। सो डेफिनेटली कुछ पॉइंट आए जहाँ पर आई वाज ब्रोकन, बट एक कहावत है कि जब भी आप ज़िंदगी में गिरो ना तो पीछे मत गिरना, हमेशा फॉल फॉरवर्ड। तो हम सब लोग एक ना एक पॉइंट पर कभी ना कभी उस पॉइंट पर रहते हैं कि यार अब नहीं हो पाता, सब कुछ ऐसा लगता है कि यार नहीं चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग, बट उस पॉइंट पर भी यू शुड फॉल फॉरवर्ड। आप गिर रहे हो बट आप 2 स्टेप आगे गिरो, राइट। तो मेरी ज़िंदगी में वही पॉइंट था, एक ब्रेक लिया, थोड़ा सा सोचा, फिर उसके बाद जो कमबैक लिया है, मेरे मेहनत से ज़्यादा मेरे कमबैक के हिस्से हैं। वही मेन पॉइंट, वही मेन पॉइंट होता है कि यार आपकी कमबैक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रहे कि अब भाई आप थोड़े से डिप्रेस हो जा रहे हो ज़िंदगी में, आप थोड़े से लो हो जा रहे हो, बट जब आप कमबैक कर रहे हो तो लोगों को आपका दम और पावर दिखनी चाहिए कि आपने जो कमबैक करा है वो नेक्स्ट लेवल था। सो हुआ है मेरे साथ भी, हर किसी की ज़िंदगी में होता है। वही मैं बता रहा हूँ कि उस पॉइंट पर हार मत मानो। आई फील लाइक क्विटिंग एवरीथिंग एट वन पॉइंट, बट वो एक पॉइंट था कि अगर आप उस थॉट से बाहर आ जाते हो ना तो ज़िंदगी हमेशा अच्छी रहती है। बस आपका दिमाग का खेल है कि यार अब क्या आप लोगों को परसीव कैसे कर रहे हो, राइट। अगर आपने वो पॉजिटिवली परसीव करा तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड मैंने भी उन्हीं चीज़ों से सीखा, जब एक लो पॉइंट पर था, सोचा यार अब नहीं चल रहा है, बट एट दैट पॉइंट माई मॉम डैड, माई भाई, मेरी बहन है भव्या, उन्होंने इतना हेल्प आउट एंड मोटिवेट करा। तो आपको अपने वो लोग चाहिए जिनसे आप डिस्कस कर सको ये सारी चीज़ें, एंड डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। हमने सुना आपको मतलब गानों का भी शौक है, आप कुछ गाने भी, आप कुछ एल्बम ला रहे हैं? मेरा छोटा भाई है कलमिंग, ही इज़ अ रैपर, सो उसको गाने का शौक है, ही इज़ अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रैपर। सो हाँ डेफिनेटली हम लोग एक EP कर रहे हैं उनके साथ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान अप में फ़िलहाल के लिए। और दूसरा खाली टाइम में जैसे मैं पूछूं क्या करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खाली टाइम आपको मिलता भी होगा, पूरा दिन रात आप यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। डेफिनेटली हाँ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, एक भी दिन ऐसा कोई खाली टाइम पीरियड पे नहीं गया। आज भी अभी ऐसे है कि इंटरव्यू के बाद मेरे को वापस देहरादून जाना है, फिर बॉम्बे आना है, फिर दुबई जाना है, फिर मेरे को USA निकलना है। तो बहुत टाइट शेड्यूल है फिलहाल के लिए। आप लाइव नहीं करते हैं, सारा आप वीडियो ही डालते हैं, तो लाइव क्यों नहीं आते? लाइव इसलिए नहीं आते क्योंकि ऐसा रहता है कि आधे टाइम चीज़ें ना बहुत ऑक्यूपाइड रहती हैं। मेरा शेड्यूल दिन के 2 बजे शुरू होता है एंड रात मैं देख सकती हूँ, मैं 2 बजे आ रही हूँ, सुबह के 4 बजे बंद होता है। तो लाइव मतलब मैं लोगों को वो 14 मिनट देना चाहता हूँ ज़िंदगी के, या 15 मिनट देना चाहता हूँ जिसमें वो सारे इमोशन, राइट। हाँ जी ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि हमारा जो शो है पहाड़ के गौरव है, आप पहाड़ के गौरव हैं, तो हम जानना चाहेंगे और क्या आप उत्तराखंड के लोगों के लिए करना चाहेंगे, ज़रूरतमंद लोगों के लिए करना चाहेंगे? यार हम लोगों का भी एक प्लान है स्कूल खोलने का बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में। सो सब जगह तो नहीं खोल पाएंगे हम लोग, बट एटलीस्ट पापा और मेरा अभी पापा के हैं 8-10 साल रिटायरमेंट के, तो उसके बाद हम लोगों ने एक सोचा है कि हम लोग एक एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जहाँ पर लोगों को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। एंड वही विजन है, क्योंकि पहाड़ में ना बहुत सारे एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ अच्छे स्कूल और अच्छी एजुकेशन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, ई-लर्निंग नहीं है। सो पहाड़ वाले एरियाज़ में भी हो रहा है डेवलप, उत्तराखंड बहुत डेवलप कर रहा है, बट अभी भी बहुत रिमोट एरियाज़ में हमारा वो विजन है कि हम लोग वो हेल्प वहाँ तक, वो एजुकेशन, वो ई-लर्निंग, वो विजन हम उन बच्चों को प्रोवाइड करा सकें। आगे की क्या प्लानिंग्स है आपकी? डेफिनेटली भी बहुत सारी चीज़ें प्लान अप है, अभी आई कांट रियली डिस्क्लोज नाउ, बट आपको पर्दे पे देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप पर्दे पे जी। तो अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और हमारे उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए। बहुत थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड।
तो ये थे हमारे साथ अनुराग ढोभाल यूके 07 राइटर, और इनसे हमने काफ़ी कुछ बातचीत की, बिग बॉस के बारे में बातचीत की, साथ ही साथ किस तरह से ये और ब्रोसिन इनकी जो काम करती है उत्तराखंड के तमाम ज़रूरतमंदों के लिए काम यहाँ पर कर रही है, और काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही जल्द ये जो है पर्दे पर भी दिख सकते हैं, जिस तरह से एक बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे आज के संक में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।